ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का मेंस मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 से, क्योंकि इसका पहले का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो तुम लोग चाहो तो आप देख सकते हो। दोनों ही डाउट अपलोडेड है यूट्यूब पे। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 7 तक, 8 से लेके 10 तक, 11। 11 अच्छा, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल इंजन साइकिल इज दिस वन। कह रहा है साइकिल की एफिशिएंसी बताइए। तो एंट्रोपी का जो वीडियो भेजा था ना, उससे मैंने इस क्वेश्चन में करवाया होगा एफिशिएंसी इसका। इसकी एफिशिएंसी 1/3 आई होगी आंसर में। देखो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि याद है मैं 2005 में ना आईआईटी का एग्जाम दिया था, इस ट्रिपल एग्जाम दिया था, जिसमें लेकिन 2006 में भी देनी पड़ी थी आईआईटी के लिए। तो इस ग्राफ का मुझे पता करना है एफिशिएंसी कितनी होगी। मैं कहा था कि टी वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया जो होता है वो हीट बताता है, डी क्यू बाई टी बराबर डी एस होता है एंट्रोपी चेंज। तो डी क्यू क्या लिखोगे, टी डी एस का। तो टी डी एस क्या हो गया, दिख टी डी नहीं एस रहा। एरिया हो गया, टेम्परेचर वर्सेस एस ग्राफ का एरिया हो गया। ये हीट गिवन आ गया, दैट इज डेल्टा क्यू। शायद आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही। स्क्रीन तो कुछ दिख ओके, नहीं रहा। ठीक है, समझ गया। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये टी है, ये एस है, और इस तरीके से ऐसा साइकिल बना हुआ। और कहा था कि जो डी क्यू होता है पांटी, वही एंट्रोपी चेंज कहलाता है, याद करो। इसको इधर भेज दो तो इससे डी क्यू की वैल्यू आएगी टी डी एस। नाउ एरिया, एरिया इसका हीट गिवन बताएगा। ये डी क्यू डेल्टा क्यू बनेगा। ये टी इंटीग्रेशन एरिया होता है, मतलब एरिया ऑफ टी वर्सेस एस ग्राफ। तो इसका एरिया हीट गिवन बताएगा। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कितना वर्क डन हुआ डिवाइड बाई हीट गिवन। गिवन वर्डन इस साइकिल के एरिया कहलाएगा, किसी भी साइकिल का वर्डन। अच्छा, इस किसी भी साइकिल का वर्डन पीवी डायग्राम पे एरिया कहलाता है, हर डायग्राम पे नहीं। लेकिन ये तो टी और एस डायग्राम है, तो टी एस डायग्राम में अगर पूरे साइकिल के एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, नेट हीट गिवन आएगा, नेट हीट एक्सचेंज। एक्सचेंज पूरे साइकिल का वर्कडन, उस साइकिल में कितना नेट हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये आएगा। मतलब सिस्टम का, गैस का सराउंडिंग के बीच में कितना नेट हीट एक्सचेंज आ रहा है, मतलब देना लेना सब मिला के, दैट इज डेल्टा क्यू। दैट इज डेल्टा क्यू। तो अब किसी भी साइकिल की खासियत है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज साइकिल में जीरो होता है, किसी भी कंप्लीट कंप्लीट अंडरलाइन है, डेल्टा यू इज जीरो। इसका मतलब हीट गिवन और वर्डन बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे साइकिल का जो एरिया बनेगा वो वर्कडन के बराबर जाएगा। एरिया हीट गिवन बनेगा जो कि वर्डन बन जाएगा। तो निकालते हैं वर्कडन, एरिया निकालो, साइकिल के ट्रायंगल है ना, तो 1/2, ये लेंथ बनेगा टी नॉट, ये 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, टी नॉट, ये 2 एस नॉट घटा दो, दैट इज एस नॉट डिवाइड बाई डेल्टा क्यू गिवन। अब ये निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो, इस फॉर्मूले से क्या प्रूफ होता है, इस फॉर्मूले से ये प्रूफ होता है डी क्यू बराबर टी डी एस। अगर डीएक्स का चेंज होगा, डीएक्स डीएस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी चेंज करेगा तभी हीट ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस में देखो क्या एंट्रोपी चेंज हो रहा है ना, एस तो कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा, इस प्रोसेस में देखो, इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी देखो इंक्रीज कर रही है, एस बढ़ रहा है। इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है मतलब डीएस पॉजिटिव है, तो डी क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब इस प्रोसेस में तुम साइकिल को हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो। अच्छा, इस प्रोसेस में देखो, इस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, देखो एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। एंट्रोपी डिक्रीज किया मतलब डीएस निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव मतलब हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, इसमें तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो जब तुमसे बात की जाएगी एफिशिएंसी में, ये वाला
हीट गिवन की, इसकी बात की जाएगी, तो तुम इस Q2 की बात नहीं करोगे, तुम सिर्फ Q1 की बात करोगे कि कितना तुमने हीट दिया है, उसको डिवाइड किया जाता है। ये तो सिंक को मिल गया, बर्बाद हो गया। तो Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना यहां से लेके यहां तक, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया वो Q1 हीट गिवन कहलाएगा। देखो एरिया अंडर टी वर्सेस एस ग्राफ। तो इस ग्राफ साइक्लिंग, इस ग्राफ मतलब इस स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे का नेट एरिया, इसमें कितना हीट दिया जाएगा, इसके नीचे का नेट एरिया, इस प्रोसेस में कितना हीट दियो वो आएगा। तो ये Q1 किससे मिलेगा, ये ट्रेपेजियम बन गया, इस ट्रेपेजियम का एरिया, दैट इज 1/2 टी नॉट एस नॉट डिवाइड बाई 1/2 परपेंडिकुलर, ये ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का परपेंडिकुलर ये दूरी बनेगी, ये दूरी, ये 2s0 दिस इज s0 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये लाइन T0 है, T0 है, और ये लाइन 2T0 है, 3T0। देखो आ गया 1/3, दिस वन इज एफिशिएंसी। इसके बाद 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 14 sir. 14 कह रहा है अ कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन, ओके, used to a refrigerator, if the work done by the system is इतना, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature, ठीक है। कार्नोट इंजन, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा ये कार्नोट इंजन है, टेम्परेचर ये हाई होता है और ये लो होता है, और एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी उन्होंने दे रखा है कितना, 1/10। तो 1/10 बराबर होगा 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, ये लोअर है ये हायर है, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा TL अपॉन TH इज 9/10। अब इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है, इसी का यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर की तरह से, तो यूज करो रेफ्रिजरेटर की तरह से। तो ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर से तुम हीट निकालोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, वर्क डन इज 10 जूल। कह रहा अगर इस पे तुम वर्क कर रहे हो 10 जूल का, तो बताओ यहां से ये Q1 कितना आएगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितना लो टेम्परेचर से हीट निकालोगे, ठीक है। अगर ये Q1 है Q2 है, अगेन Q1 बाई Q2 बराबर क्या करोगे, Q1 अपॉन Q2 बराबर ये टेम्परेचर अपॉन ये टेम्परेचर, अच्छा ये हाई टेम्परेचर है ना, तो ये आएगा TL अपॉन TH, खत्म, हमेशा यूज होता है, दैट इज 9/10, 9/10। अच्छा Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू आ गई 9/10। अच्छा इस यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन लगा दो, ये Q1 इधर से और 10 जूल इधर से, ये इधर से एनर्जी इधर से नहीं, दोनों एनर्जी मिलके हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज Q2। उन्होंने Q1 पूछा है, यहाँ से Q2 निकालो यहाँ पे रख दो, तो Q1 प्लस 10 बराबर Q2 किधर भेजो, बनेगा 10 Q1 अपॉन 9, 10 Q1 अपॉन 9, इससे Q1 को क्या आएगी 90, तो आंसर इज 19 जूल। तो देखो 19 जूल एनर्जी को बाहर निकाल देगा, इसका आंसर होगा सेकेंड पार्ट। 15 देखो मतलब रेफ्रिजरेटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वो 10 जूल कर रहा है, लेकिन आइस के अंदर से 90 जूल एनर्जी निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। तो जब वास्तव में इंजीनियर्स क्या होते हैं, किस तरीके से मतलब प्लान करते हैं कि कम से कम खर्चे में तुम्हें इतनी तगड़ा एफिशिएंसी दे रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, सर 19 में साइन CS से उसका आंसर ठीक है देख रहा हूँ 19 में कह रहा है द वर्क डन ऑन द गैस इन टेकिंग इट फ्रॉम D to A, D to A में ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, लॉग का टर्म का हेल्प लोगे ना, DA प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, यस सर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, वर्क डन 910 वर्क डन इज nRT ln V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2, एक ही बात है। टेम्परेचर 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल कितने, 2 मोल है, तो 2 मोल आर नंबर ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन ln P1 कितना है, क्वेश्चन में P1 दिया गया है, P1 है
10 का पावर 5 है, P2 है 2 इंटू 10 का पावर 5, तो ये 1/2 बन जाना चाहिए। दिस इज माइनस 600 आर ln2। तो उन्होंने क्या पूछा है, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, ये वर्क डन बाई द गैस है, तो वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, प्लस 600 आर, और ln2 की वैल्यू होती है 0.7 नहीं 0.63 समथिंग होती है। कितनी होती है ln2 की वैल्यू, 0.63 समथिंग होती है, ये होती है। सर लॉग तो की पता है उसमें नहीं log 2 की 25 वैल्यू तो 0.3 होती है, 0.30 समथिंग, ln2 है, इसका बेस ई है, ये वैल्यू होती है 0.6 समथिंग, मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है 3600, मतलब 360 के आसपास आंसर आना चाहिए था। यस सर वो 440 कितना आ रहा है इससे, प्लस 440 440। थोड़ा एक बार मोबाइल पे चेक करो ना, ln2 की वैल्यू कितनी होती है, ln2 देखना, ln2 की वैल्यू ये 0.7 अप्रोक्सीमेट होती है, तो ये वैल्यू आएगी 420 अप्रोक्सीमेट आएगी। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर क्या दिया, सर 414 ये आंसर दिया है, यस सर ठीक है, सही तो है, ठीक है, यही दिया है ना, यस सर यस सर वो आ जाएगा। अरे ठीक है चलेगा। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 22 सर 22 22 में कह रहा है, 22 ठीक है, an ideal gas is used to the Carnot engine at the working substance if during the adiabatic expansion part of the cycle of the volume of the gas increases from V to 32, the efficiency of cycle is a diatomic Carnot engine as working substance, diatomic gas है, adiabatic expansion part of cycle इतना to इतना, तो एक काम करते हैं ना, 22 है ना, तो फिर चलते हैं डायग्राम बनाते हैं। कार्नोट इंजन को मैंने तुम्हें पता है कैसे बताया था, ऐसे बताया था, पीवी डायग्राम, ये टेम्परेचर T1 है जो कि हाई टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर T2 है जो कि लोअर टेम्परेचर है, और कह रहा है कि यहाँ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का चेंज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अच्छा ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ये दोनों ही, इसमें कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, उन्होंने कहा है एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो V से 32 भी हो रहा है, मतलब यहाँ का वॉल्यूम यहाँ तक जा रहा है, और गैस है डायटोमिक गैस है। कह रहा साइकिल की एफिशिएंसी बताइए, इस साइकिल की एफिशिएंसी होगा 1 माइनस T2/T1, यहाँ का टेम्परेचर डिवाइड बाई यहाँ टेम्परेचर, अब T2/T1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो, पता है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला दो एडियाबेटिक प्रोसेस का, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला होता है पीवी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम और हमें टेम्परेचर चाहिए T1 T2, तो इस T में और वॉल्यूम में रिलेशन वाला फॉर्मूला, तो P की जगह पे लिख दो क्या, nRT/V, इससे क्या मिल गया, T इंटू V का पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और डायटोमिक गैस का गामा होता है 7/5 होता है, 7/5, तो ये काम करो, अब वैल्यू यहाँ का टेम्परेचर क्या है T1, इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इसके हर पॉइंट का T2 है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो यहाँ का टेम्परेचर T1 क्या लिखोगे, T1 इंटू वॉल्यूम V का पावर 7/5 -1 बराबर, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, T2, यहाँ का वॉल्यूम क्या 32, 7/5 -1, देखो V से V कट जाएगा, ये क्या बनेगा T1 बराबर 32 का पावर, ये बन रहा है 5, 2/5 बन रहा है T2, तो आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा, 32 का पावर 2/5, 4 आएगा, 4 T2 बन जाएगा, तो कुछ पीछे T2/T1 की वैल्यू बताइए,
इसको इधर भेज दो 1/4 पुट कर दो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। उन्होंने अगर परसेंटेज पूछी है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो 75%। नहीं है परसेंटेज नहीं है वो 0.75 है ठीक है 0.75 इज आंसर। 23 24 25 26 27 Sir, 26. 26 26 कौन सा है 27 सर 26 है 26. ओके 26 में कह रहा है कि आइसोथर्मली insulated vessel contain ideal gas of molecular mass m ratio इतना it is moving the speed v and suddenly is rest assuming the loss of surrounding ओके ये ठीक है। जो क्या होता है टेम्परेचर ना रैंडमनेस पे डिपेंड करता है। जैसे इस घर के अंदर सारे के सारे गैस पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं टेम्परेचर 0 होता है। टेम्परेचर तब तक नहीं आएगा जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक न मारे और रैंडम डायरेक्शन में भागे नहीं। टेम्परेचर इज ओनली बिकॉज ऑफ रैंडमनेस है इसलिए टेम्परेचर है। मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस जनरेट करती है टेम्परेचर को। तो अब ये जो वैसल है मॉलिक्यूलर मास m आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m रेशियो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 वैसल है मोलर मास m है स्पीड v से जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज पूछ रहा है। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ के मॉलिक्यूल्स जब ये वैसल v से जा रहा है यहाँ के मॉलिक्यूल v से जाएंगे अचानक से रोक दोगे ये जो अंदर के मॉलिक्यूल होंगे तुमने फोर्स लगाया वैसल पे मॉलिक्यूल्स नहीं लगाया। जब तुमने फोर्स वैसल लगाया तो वैसल तो रुक गया लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल अचानक से दीवार से टकरा जाए। जैसे लिफ्ट है लिफ्ट ऊपर से आ रही है ठीक है अचानक से किसी ने लिफ्ट को सडनली रोक दिया तो पता क्या होगा तुम लिफ्ट को नीचे को प्रेस करो लेगा प्रेशर बढ़ गया क्योंकि तुम्हारे पास नहीं नीचे को रहा धक्का मारेगा लिफ्ट को वही लिफ्ट खूब तेजी से ऊपर भाग रहा है अचानक से लिफ्ट रुक जाए तुम जाके छत से टकरा जाओगे। हमारी वेलोसिटी ऊपर ऊपर है किसी ने लिफ्ट को रोका है तो वेलोसिटी की इनर्शिया की वजह से तुम ऊपर जाकर छत से टकरा जाओगे फिर उससे टकराओगे फिर नीचे आओगे। अगर बॉल होता बॉल लिफ्ट के फ्लोर पे और लिफ्ट ऊपर को जा रही थी खूब तेज भाग रहा है लिफ्ट रुकती तो बॉल सीधे ऊपर छत से टकरा लगता है और फिर धीरे धीरे टकराते टकराते रुक जाता। वही इसमें भी होगा अचानक से जब इस पूरे वैसल को तुम स्टॉप करोगे यहाँ के पार्टिकल्स मूव करके सामने की दीवार से स्ट्राइक मारेंगे। जब यहाँ से स्ट्राइक मारेंगे तो फिर वो वापस लौटेंगे तो आपस में भी टकराएंगे फिर कोई इधर मार टक्कर करेगा कोई इधर चारों तरफ टक्कर शुरू हो जाएगी। फिर एक लंबे टाइम बाद ये पूरे पूरे टक्कर के बाद एक रैंडमनेस डेवलप होगी जो चारों तरफ सेम होगी। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनकी 0 हो जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी है जो हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट होगा इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करके टेम्परेचर वाली इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो कितनी एनर्जी है इसकी मान लो गैस के नंबर ऑफ मोल n है तो तुम क्या लिखोगे हाफ एक मोल का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और टोटल नंबर ऑफ मोल n है इतनी काइनेटिक एनर्जी यही जाएगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है F/2 nr डेल्टा टी जहां n नंबर ऑफ मोल है n से n कट गया। गैस शायद डायटामिक गैस थे एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास m स्पेसिफिक कैपेसिटी गामा है ठीक है गामा है। तो f गामा की वैल्यू क्या होती है 1 + 2/f f निकाल सकते हो तो f की वैल्यू आएगी यहाँ से 2/गामा -1 यही तो आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे इस f की जगह पे 2/गामा-1 इंटू आर टेम्परेचर का चेंज यहाँ से आज समझ गए तुम आंसर इसके इधर में जो सॉल्व करो आंसर सर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा तो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा ना तो आपने 0 बोला। रुको ये गलत है क्या इसको इधर भेजो इसके इधर नहीं इसके गामा-1 f सही तो आ रहा है तो mv² बराबर बनेगा f की जगह पे क्या लिख रहा हूँ 2/गामा-1 r डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी दिस इज mv² / 2r
गामा माइनस वन ऊपर होना चाहिए आंसर में, तो गामा माइनस वन ऊपर है, हाँ है, तो 2r नीचे होना चाहिए, 2r नीचे होना चाहिए। आंसर इज डी पार्ट। अब क्या बोल रहे थे बताओ? सर जब मूव कर रहा था वो सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से विदाउट कोलिजन, तो कांस्टेंट रहेगा ना टेम्परेचर की, आपने जीरो बोला कि चेंज इन टेम्परेचर है ना, डिफरेंट चेंज। अच्छा ठीक है। इसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, वो सवाल नहीं आ रही। कौन सा 31, 32, 31 31 कह रहा है, देखो अब ये ना, एक सेकंड, हाँ मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 31 में डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड आइसोलेटेड क्लोज चैम्बर एज द गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, द average time collision between the molecules increase as v का पावर q, where v is the volume of the gas, the value of q is, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ होता है कि देखो एक मॉलिक्यूल्स 1 घंटे तक तुम ऑब्जर्व करो, 1 घंटे में एक मॉलिक्यूल 1 ने कितना दूरी तय किया, ये पहले कोलिजन में इतना तय किया, फिर दूसरे में इतना, फिर तीसरे में इतना, फिर चौथे में इतना, पांचवें में इतना, छठे में इतना, सातवें में इतना, 1 घंटे तक देखा कितना दूरी तय किया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया, ये आ गया पहले का एवरेज। फिर वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा, उसने भी 1 घंटे में बहुत सारे कोलिजन किए होंगे, तो कितना दूरी तय किया 1 घंटे में और कितने कोलिजन किए उससे डिवाइड कर दो, उसका आ गया एवरेज। ऐसे ही करके जो अगर इस सिस्टम में 10,000 पार्टिकल है तो हर पार्टिकल पे एवरेज निकाल लो, और हर पार्टिकल एवरेज आ गया। अब ये एवरेज सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जैसा चल रहा है दूसरा जो तो वैसा चले, जरूरी नहीं है, तो सबका अलग अलग एवरेज आ गया, उन सबका एक बार फिर एवरेज निकाल दो, दैट इज मीन फ्री पाथ। तो उसको कहा जाता है कि एवरेज डिस्टेंस मूव बाई वन पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। और उस मीन फ्री पाथ का जो फार्मूला होता है ना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ, इरोडो के अंदर इसके क्वेश्चन है सब। तो मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल बाई of gas molecules into successive collision is known as mean free path। इसका फार्मूला होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, जहां लैम्डा मीन फ्री पाथ है, डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लिखना डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखना कह रहा है गैस एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो गैस पीबी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट को फॉलो कर रहा होगा। अच्छा ये एन नंबर ऑफ मोल है पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको तुम लिख सकते हो कैपिटल एन अपान भी, गैस का वॉल्यूम मान लो भी है, एन टोटल नंबर ऑफ मोल है, डी डायमीटर है गैस के पार्टिकल्स का, मान लो एक पिस्टन है और ये पूरा एडियाबेटिक चैम्बर है, इसमें गैस है, अगर इस पिस्टन को प्रेस करोगे तो क्या गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर चेंज होगा क्या? अरे क्यों चेंज होगा, डायमीटर कांस्टेंट रहेगा। क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होगा क्या? नहीं, क्यों चेंज होगा नंबर ऑफ मोल, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। प्रेस कर रहा हो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, इसका मतलब जो लैम्डा है ना ये प्रोपोर्शनल टू वी है, तो ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें ये जान, आप फॉर्मूले में उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने कहा है कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एज v का पावर q। ठीक है, कह रहा है कि एवरेज टाइम दो पार्टिकल के बीच का कोलिजन हो रहा है ना, तो ये तो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ है, और इसकी एवरेज स्पीड मान लो v के बराबर है, तो कोई पूछे टाइम बताइए, टाइम लैम्डा अपान v, अगर क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड v है, इसकी एवरेज स्पीड v है, v की एवरेज स्पीड से टकरा रहा है मॉलिक्यूल से, तो कितने टाइम में इसे टकरा जाएगा, तो लैम्डा अपान v। कह रहा है ये जो वैल्यू है ना ये बराबर है v का पावर q के, तो q बताइए,
तो मैं यहां से क्या दिखा सकता हूं, कोई बात नहीं, हम लैम्डा अपान भी निकालते हैं पहले। अच्छा, लैम्डा भी के प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक सेकेंड, सर दोनों भी अलग अलग है ना। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी है। अच्छा एक बात बताओ, इस लैम्डा के मैं लिख सकता हूँ एक कांस्टेंट सी इंटू भी, उठा के तुम यहाँ पर रख दो, तो जो टाइम आया दिस इज सी इंटू भी डिवाइड बाई भी का पावर ई लिख सकता हूँ। और ये वॉल्यूम है था अपना, दिस वन इज द वॉल्यूम। तो भी को, वेलोसिटी को इस भी का टर्म लिखना पड़ेगा। अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 8 RT अपन पाई एम, याद करो 8 RT अपन पाई एम होता है वेलोसिटी का फार्मूला एवरेज स्पीड का। तो मैंने कहा सी वॉल्यूम और इसको यहां रख दो अंडर रूट 8 RT अपन पाई एम। अब मुझे बताओ 8 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये टाइम है, अच्छा ये टाइम है, दिस वन इज द टाइम, ये टाइम है, और ये टी टेम्परेचर है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एक नया कांस्टेंट C1 मान लो और V इंटू टी का पावर, ये टी का पावर 1/2 आएगा ना, -1/2 बनेगा, -1/2 से बेटर उसको नीचे रहेगा। तो ये V अपान √2 लिख लो, लिख लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब मुझे सबका सब सारे के सारे आंसर किसके टर्म में देने हैं, वॉल्यूम के टर्म में देने हैं। प्रोसेस टी को भी के टर्म में लिखना पड़ेगा, टी को भी के टर्म में। प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, तो यहां से अभी तो प्रूफ किया था ना, टी भी का पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट आता है, तो यहां से टी बराबर क्या लिखोगे, ये कांस्टेंट C2 है, तो बनेगा C2 अपान भी का पावर गामा -1। तो अंडर रूट क्या बनेगा, जो अंडर रूट लगाओगे यहाँ पे, तो अंडर रूट यहाँ भी लगेगा, अंडर रूट यहाँ लगेगा, तो ये /2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो C1 भी, और रूट टी की जगह ये रखो तो रूट C2, वही बनेगा भी का पावर गामा -1/2। अब ये पूरा पूरा एक नया कांस्टेंट है, दैट इज C3, ये बनेगा भी 1 ऊपर 1 है, और इसको भेजोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा गामा -1/2, तो ये वैल्यू आएगी C3 भी बनेगा 2 +1, ये क्या बनेगा 2 3 बनेगा ना, तो 3 माइनस गामा/2। ये तो कहीं नहीं है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या, /2। ये सी भी √T है, और टी भी को गामा से कांस्टेंट आता है, तो इससे टी कितना आएगा, तो भी को तुम यहां भेज दिया √T। कैलकुलेशन चेक करो, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। ये क्या है, सी भी का पावर √T है ना, नीचे √T है, और ये क्या है टी भी का पावर गामा सी कांस्टेंट आया था, तो यहां से टी टेम्परेचर कितना आएगा, सी अपान भी का पावर गामा -1 बनेगा ना, और जब रूट करोगे तो रूट यहां भी आएगा, और ये गामा -1 है, नीचे है ना गामा -1 अपान 2 बनेगा। जब इसको तुम यहां भेजोगे तो बनेगा सी, और ये भी तो रहेगा, लेकिन जब √T लगाओगे इस √T को, तो √C नीचे आएगा, लेकिन ये जो टर्म है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, भी गामा -1/2 बनेगा। हम माइनस कर लिए थे, याद करो, इसलिए गलती हो गई थी। तो बन गया C अपान √C नया कांस्टेंट, तो बनेगा भी, और ये पावर 1 है तो 2 1, ये गामा +1/2 बनेगा। इसका मतलब जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल है गामा +1/2, इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, और वही कहा था उन्होंने भी का पावर क्यू होगा, तो क्यू बताइए, तो क्यू इज गामा +1/2 आंसर। ओके, 31 के बाद 32 33 33 33 33 में कह रहा है 35 33 consider a spherical cell of radius r at temperature T, the black body radiation inside it can be considered an ideal gas of photon with internal energy इतना and pressure इतना। if the cell now undergoes the adiabatic expansion, the relation between T and R is, ठीक है। फिर सोचते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड टेम्परेचर T। अच्छा ब्लैक बॉडी रेडिएशन
it can be considered an ideal gas of photon with internal energy per unit volume. रेडियस आर एंड टेम्परेचर टी, चलो लिखते हैं। रेडियस आर क्या है एंड टेम्परेचर टी क्या है। The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photon with internal energy per unit volume and pressure इतना। कह रहा इसके अंदर जो गैसेज हैं ये मान के चला जा रहा है कि उससे जो रेडिएशन हो रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी ये क्या है, फोटॉन विथ इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम है U अपॉन V इज प्रपोर्शनल टू T का पावर 4। तो एक कांस्टेंट C1 लगा के T का पावर 4 कर लो, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एंड प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर है वो गवर्न कर रहा है किसके प्रपोर्शनल है, 1/3 U अपॉन V के बराबर है। इफ द सेल नाउ अंडरगोज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अगर इस सेल का एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक द रिलेशन बिटवीन टी और आर, इस टी और आर में एक्सपेंशन बताइए, अगर ये रिलेशन बताइए, अगर ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है। The black body radiation inside it can be considered the ideal gas of photon with internal energy per unit volume and pressure इतना, ठीक है ठीक है। अच्छा ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है। देखो अब मैं ना सिंपल सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं दिमाग लगा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एडियाबेटिक सेल, तो सेल का टेम्परेचर और गैस का टेम्परेचर इक्वल होगा हमेशा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो ये रेडियस आ रहा है, कह रहा है इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मूले को गवर्न कर रहा है। U इज इंटरनल एनर्जी, V वॉल्यूम है, इसको C1 T का पावर 4 लिख दिया। अब वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4/3 पाई R क्यूब, ये बनेगा। इससे U की वैल्यू आ गई 4/3 पाई C1 और T का पावर 4 इंटू R पावर 3। अच्छा अगर ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल चेंज वार्डन से आएगा। ओके तो यहां से क्या है, अच्छा इंटरनल का चेंज यहां से अगर मैं निकालूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, हिम्मत ही नहीं हुई करने का डिफरेंशिएशन। अच्छा इससे क्या प्रूफ होगा, -du बराबर pdv। p क्या है, ये है, इसको लिखा 1/3 u अपॉन v और dv वॉल्यूम चेंज। अच्छा u की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, u की जगह पे इसको प्लेस कर दो, इसको इधर भेज दो, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 v। u की जगह पे क्या लिखूंगा, u की जगह पे v इधर भेजो तो बनेगा C1 v T का पावर 4 और dv को ऐसे ही रहेगा, ये इसे कैंसिल हो गया। इससे क्या बन गया, इंटरनल एनर्जी का चेंज बन गया C1 T का पावर 4 इंटू dv, नहीं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ना इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बस मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, सही नहीं, एकदम सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन को मैं सही से समझाऊँ तो आंसर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, तो टी तो चेंज हो ही रहा है ना, तो डी की वैल्यू क्या बनेगी, 4/3 पाई C1 और टी का पावर 4 इंटू R3 का डिफरेंशिएशन बनेगा 3R² dr प्लस RQ इंटू टी का पावर 4 4 टी का पावर 3 इंटू dt
बनेगा। अच्छा, इसको उठा के तुम सामने रख दो, दैट इज -c1 t का पावर 4, और ये जो dv है ना, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर dr होता है, वॉल्यूम का चेंज dv, स्मॉल वॉल्यूम dr थिकनेस पे। अब ये सारे सारे टर्म कांस्टेंट है, तो देखो ये इसको इक्वल कर दिया, तो t का पावर 4 इसमें है, इसमें ये हटेगा, और t का पावर 4 जब यहाँ पे आएगा तो 1/t बना देगा, 1/t बना देगा, ठीक है। बाकी ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर कट कर देगा, और ये बस एक आर बचेगा। गुड। अच्छा, यहां से 4 पाई C1 3 और ये 3 सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट बनेगा, C2 मान लो, और ये इस dr को ऐसे रहने दो, प्लस ये क्या है r/t 4 dt बराबर ये सारे सारे कांस्टेंट्स हैं, तो -c3 dr लिख लो। अब इस dr से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इस dr से, तो dr यहां बनेगा। अच्छा, C2 कांस्टेंट है, C3 भी कांस्टेंट है, तो क्या ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहना चाहिए? ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये टर्म कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मैं इसको यहां से हटाया, कुछ नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूं, जो आ रहा है लिख रहा हूं बस। ये बन गया क्या, 4r dt बराबर एक नया कांस्टेंट t, और t dr बनना चाहिए। रुको, एक नया कांस्टेंट मान लो, दिस वन इज बीटा, बीटा कांस्टेंट, इसको एक कांस्टेंट मान लिया। इसी से मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि dt/t की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज, ये बीटा/4 बन रहा है, बीटा/4 भी एक नया कांस्टेंट है, c मान लो, ये बनेगा dr/r। कर दो इसको इंटीग्रेट, जब करोगे इसको इंटीग्रेट ना, तो ये बनेगा ln t, ये बनेगा c ln r प्लस एक और कांस्टेंट, तुम इसमें इंटीग्रेशन बाद एक कांस्टेंट आता है, वो उसको लॉग के टर्म लिख सकते हो, ln b लिख लो, c ln b लिख लो, c ln b, ये भी तो कांस्टेंट है, b ऐसा एडजस्ट होगा कि कांस्टेंट बना देगा, इसको लिख सकते हो c ln r भी लिख सकते हो। इस c को यहां पर लेके जाओ, और c, इससे प्रूफ हो जाएगा t बराबर r b का पावर c, नया कांस्टेंट बन गया। पता नहीं क्या सर ऐसे कर सकते हैं। सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, इसलिए सही कह रहा है। क्वेश्चन में तो लिखा गया पता है क्या, आइडियल गैस लिखा हुआ है, तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी प्योर एनर्जी फॉलो तो करेगा, तो उसने क्या किया, ठीक है, ठीक, उसने ये कहा है कि सर ये जो वैल्यू है ना u, p बराबर क्या आएगा 1/3 भी, और u के जगह पे यहां से वैल्यू इधर भेजो, बनेगा c1 भी t का पावर 4 आएगा, इससे b से b कटेगा, इससे p बोलो क्या आ गई c1 t का पावर 4/3 आ गई। फिर क्या कि आइडियल गैस है, तो p के पे क्या लिख सकते हो, nRT/v लिख सकते हो, तो यहां से बाकी तो सब कांस्टेंट है, ये t का पावर 3 बन जाएगा, तो इससे क्या बन गया t का पावर 3 इंटू v बराबर एक नया कांस्टेंट आ गया, तो t का पावर 3, अब v क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब बराबर एक नया कांस्टेंट। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि t इंटू आर बराबर एक अलग कांस्टेंट, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ये होल्ड करेगा। तो ये है सेकेंड पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38,
एक्सरसाइज 3 सर 35 था आवाज। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि n मोल ऑफ आइडियल गैस A to B as shown the maximum temperature of the gas during the process is। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है 34 में पीवी डायग्राम बना लेते हैं। 35 कौन सा? 35 है वो नंबर पे। ठीक है 35 में ये ऐसे है AB प्रोसेस। ये है AB है 2P0 P0, ये है 2P0, ये है P0, V0 2V0। अब क्या करो ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो। देखो ये आइसोथर्मल, यहाँ पे देखो यहाँ का पी एनर्जी और यहाँ का पी एनर्जी बराबर आ रहा है। भाई यहाँ का प्रेशर 2P0 है तो 2P0 इंटू V0 बराबर nRT। यहाँ पे प्रेशर P0 और वॉल्यूम 2V0 है तो P0 2V0 बाय nRT। तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर बराबर तो है, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल में तो कर्व बनता है ना, ऐसा कर्व थोड़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, पहले घटा होगा फिर बढ़ा होगा, या घट के बढ़ा होगा। अगर ये जानना चाहते हो तो देखो कैसे निकालोगे। ऐसे इसको कनेक्ट करने वाले एक आइसोथर्मल प्रोसेस बनाओ। ऐसे बना दिया, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। देखना आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, कनेक्ट कर दो। अगर यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का बराबर है तो कोई पूछे यहाँ और यहाँ पे क्या असर पड़ रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पीवी स्टेट टाइम मिला दो, तो यहाँ का पीवी का मल्टीपल यहाँ के पीवी के मल्टीपल से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेचर कम है, ये ज्यादा है, फिर कम हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते समय टेम्परेचर इंक्रीज किया है, फिर इंक्रीज करके क्या हुआ, डिक्रीज करके फिर सेम हो गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इस AB प्रोसेस में पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम टेम्परेचर बताइए, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है x कोऑर्डिनेट V0 इंटू 2P0। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट इतना और y कोऑर्डिनेट इतना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। अच्छा y p पे है, दिस इज p, y1 इसको मान लो, इसको y1 मान लो, तो y1 इज p0, p माइनस p0 और स्लोप ये स्ट्रेट लाइन क्या है, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ क्या है, 2P0 माइनस p0, इट इज p0। ये 2V0 है, ये V0 है, इट इज V0 माइनस साइन, स्लोप नेगेटिव है। x किस एक्सिस पे, तो b एक्सिस पे। x1 कहाँ पे, x1 ये 2V0, अलग कर लो, तो यहां से बनेगा p बराबर P0 माइनस P0 भी अपान V0, और ये V0 इसको कट करेगा तो क्या बनाएगा, -2, ये माइनस +2 बन जाएगा। अब +2P0 आएगा ना, तो +2P0 3P0 बन जाएगा। इसको इधर भेजोगे ना, देखो कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो P वॉल्यूम के टर्म में आ गया, तो वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। P के पे क्या लिख सकते हो, nRT अपान V लिख सकते हो P की जगह पे। तो यहां से T बराबर बनेगा, T की वैल्यू nRT की वैल्यू बनेगी, nRT की वैल्यू 3P0V माइनस P0 V स्क्वायर अपान V0 बनेगा। अब टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन बन गया, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, dt अपान dV को 0 करेंगे। तो करो इसको डिफरेंशिएट, यहां से बनेगा 3P0, यहां से बनेगा -2P0V अपान V0। तो यहां से V की वैल्यू क्या बनेगी, 3/2V0। इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम आएगा। तो इस फंक्शन में क्या करो, इस फंक्शन में V की जगह पे 3/2V0 रख दो, इसको उठा के तुम यहां रख दो। जैसे सॉल्व करोगे ना T की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर। 39 के बाद 36, 37, 38, एक्सरसाइज 3 1 2 3 4 5 6 7 सर 8। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं आइडियल गैस द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, 30 क्वेश्चन 5 कह रहा है पीटी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? वॉल्यूम का एक्सपेंशन है ना, आइडियल गैस में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताता है ऐसे, डेल्टा वी डी वी बराबर होता है वी गामा डी टी, याद करो, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल्टा वी बराबर वी गामा डी टी। तो हमें अब इसको किसके टर्म लिखना पड़ेगा? वी और टी के टर्म लिखना पड़ेगा। तो पी को रिप्लेस कर दो एनआरटी अपॉन वी से, यहां से क्या बनेगा? एन आर टी क्यू अपॉन इंटू वी का पावर -1 बराबर कांस्टेंट। अच्छा, इस एन आर को इधर भेज दो तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, टी का पावर 3 ये बनेगा इसका डिफरेंस -1 वी का पावर -2 डी वी प्लस वी का पावर -1 3t स्क्वायर इंटू डी टी बराबर 0। अब इसको इधर भेजोगे तो बनेगा टी क्यू, अब v का पावर -2 इसको इधर भेज रहा हूँ, dv की जगह p वैल्यू प्लेस करो, तो v गामा dt बराबर v का पावर -1 3t स्क्वायर dt, dt से dt कटेगा और यहाँ से बनेगा ये v का पावर -1 कैंसिल कर देगा, t स्क्वायर कट करके t बचाएगा, यहाँ से बन जाएगा गामा इक्वल्स टू 3/t, गामा बराबर 3/t। आंसर इज 3/t। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 मोल ऑफ आइडियल हीलियम गैस आर इन रबर balloon at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। The balloon is fully expandable and can be assumed to be required no energy in its expansion. The temperature of gas in balloon is slowly changed to itna. The amount of heat required to raising the temperature nearly 2 mole of ideal helium gas in rubber volume at 30 degree centigrade. रबर का वॉल्यूम है, रबर का वॉल्यूम है 2 मोल हीलियम गैस है। थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, 35 करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, अच्छा कितना हीट रिक्वायर्ड बढ़ेगी, कितना हीट इसको देना होगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बलून है, तो पता है सराउंडिंग का जो प्रेशर होगा ना, सराउंडिंग प्रेशर कांस्टेंट होता है, सराउंड का प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये अंडर कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है, तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ मोल 2 है, गैस हीलियम गैस, तो सीपी होता है इसका 5/2 आर, टेम्परेचर चेंज 30 to 35 इट इज 5, तो 25 आर है 8.3 प्लेस कर देना, आंसर जाएगा वो डी पार्ट आंसर बनेगा 2 सवाल के आसपास। सर इसमें एनसीडीटी इंटरनल एनर्जी को नहीं लिख सकते नहीं लिखेंगे ना, गैस एक्सपेंड कर रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है तो सराउंडिंग का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बदल सकते हो उसको, बताओ। यस सर कांस्टेंट है। ओके इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11, अच्छा इसमें आते हैं एक जेई मेन पार्ट 2, 1 से लेके 5 तक बताओ, 6 से 9, 9। इसके बाद अभी मैं बताता हूँ, नोट करवा दो, 10 से लेके 15 तक, 12,
16 से लेके 20 तक, सर 19 21 से लेके 25 तक, 21 21 21, 26 से लेके 30 तक। ओके, एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग तुरंत एंड कर रहा हूँ, तुरंत ज्वाइन करो, तुरंत ज्वाइन करो, आज से खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ एन आइडियल फ्लास्क containing hot coffee is shaken, the temperature of coffee will, if an ideal flask containing hot coffee is shaken, temperature of coffee will बढ़ जाएगा। तुम एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी दे रहे हो। अच्छा, इसका डी पार्ट आंसर है, पहले कॉफी है ना, पानी है, तो पहले डिक्रीज करेगा फिर बाद में इंक्रीज करेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले तक अगर तुम हीट देते हो, एनर्जी देते हो, नहीं क्यों? तो पानी नहीं है ना, पानी, कॉफी। कॉफी भी उससे क्या, एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन है, उससे क्या करना है? तुम हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। इसका आंसर क्या दिया है? तो इसलिए रहा है कि तुम यही है, जब ऐसा करोगे तो तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हारा वर्क कहाँ जा रहा है? इसको कैटेगरी दे रहा है फ्लास्क को, और ये चाय है ना, इसको भी कैटेगरी दे रहा है, उससे चाय गर्म हो जा रही है एनर्जी बढ़ने की वजह से। 12 an electric fan is switched on closed room, the air in the room is, इलेक्ट्रिक फैन तुमने चला दिया, तो फैन चलाओगे तो गैस के पार्टिकल पे वर्क करेगा, एयर के पार्टिकल पे वर्क करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसका क्या आंसर दिया जी? ये सब नहीं आएगा ना सर? ना, तो मैं खुद से पूछ रहा हूँ, क्या सोच के पूछ रहा हूँ? तो फैन जब चलाओगे तो फैन जो वर्क करेगा गैस के पार्टिकल पे, वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, इसलिए हीटेड दिखा रहा है। वो तो सर जो वो रेफ्रिजरेटर वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड है क्या, कि खोल दिया रेफ्रिजरेटर रूम में तो रूम का टेम्परेचर? सही करा। क्वेश्चन नंबर 19, some student finding the Cv and Cv for a gas in calorie per gram per mole, which pair is most accurate? कैलोरी पर ग्राम पर मोल ना, तो कन्वर्जन है, तो Cp माइनस Cv की वैल्यू निकालो, इसके टर्म में कितना आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19, Cp माइनस Cv बराबर R। R कितना होता? 8.3। 2.1 यूनिट क्या होता? Pv बराबर nRT। P पास्कल में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर कैलोरी में 2 होता है ना, R इक्वल 2.1 टू, होता है कैलोरी में। Pv तो जूल में आता है, नहीं जूल अपॉन n नंबर ऑफ मोल, ये मोल में जाता है, अब केल्विन बनता है। R का यूनिट ये होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। और किसमें कह रहा है स्टूडेंट ने निकाला? कैलोरी ग्राम पर मोल, कैलोरी, तो जूल को रिप्लेस कर दो, 1 जूल है ना, 4.3, कैलोरी 4.2 होता है ना, 4.2 मोल है तो ग्राम। सर अपॉन होगा ना, 1 कैलोरी 1 जूल अपॉन हो जाएगा। अरे ये 1 जूल है ना, 1 जूल की जगह पे लिखो, 1 जूल इज रिप्लेस बाई 4, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 जूल, 1 जूल में 4.2 कैलोरी होता है। सर उल्टा लिख रहे हैं, 1 कैलोरी 1 कैलोरी में अच्छा हाँ, सही कर रहा हूँ, 4 पॉइंट जूल होता है ना। ये ग्राम है तो गैस ही तो नहीं दिया, कौन सी गैस है? सर इसको ऐसे ही चेक करना होगा, फिर वैल्यू R की देख वैल्यू के। पता है 2 होती है 2 कैलोरी। कौन सी?
आर की वैल्यू तो 2 कैलोरी नहीं, मोल होती में है तो है ही है। कैलोरी में। कैलोरी पर ग्राम पर मोल, नहीं वो भी कैलोरी पर सर ग्राम। 5/2 आर देखेंगे तो आर पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा सीपी, सर ऐसे ही चेक कर रहे थे क्योंकि इसमें ये 6 में तो आर है। एन का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट क्या होगा, पीवी तो वर्क होता है तो जूल बनेगा, आर देन मोल में आता है, ठीक केल्विन, जूल पर मोल केल्विन बनेगा ना। तो उन्होंने मोल केल्विन तो दिखाया है, और ग्राम पे क्या चक्कर है, कैलोरी पर ग्राम, ग्राम तो होता ही नहीं है, यूनिटी गलत है। नहीं, यूनिटी गलत है, सही बात है, ये रफली 2 आ रहा है, तो सीपी माइनस वी वैल्यू देखो, वही तो कह मॉडुली वाला बेकार है, सीपी माइनस सीबी 2 आ रहा है ना, तो 2 चेक करो किस में आ रहा है चेंज, ये पार्ट में 2 दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, इसका आंसर मोस्ट बी में डेफिनेटली है, वन होना चाहिए, तो बी में है ना। बी में भी है सर। डी में भी। अरे जब तक गैस का नाम नहीं पता होगा कोई कैसे बताएगा, इसमें गैस पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, पार्ट 2 में भी था सर ऐसे ही थोड़ा मैं क्वेश्चन नंबर 21, 100 ग्राम ice at इतना डिग्री सेंटीग्रेड put in water in bucket at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, completely melting change in entropy will be, on complete melting change in entropy, 100 ग्राम ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड put in water in bucket at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, on complete melting change in entropy, एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, मैं तो बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21, 20। एंट्रोपी का चेंज होता है हीट गिवन डिवाइड बाय टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो ठीक है, तो सीधे लिख लो डेल्टा क्यू अपॉन टी, टेम्परेचर चेंज है, तो मेल्टिंग है, तो मेल्टिंग करेंगे तो एम एल लिखोगे ना, एम एल अपॉन टी, किसका टेम्परेचर एंट्रोप ऑन कंप्लीट मेल्टिंग चेंज इन एंट्रोपी, अब किसका टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है कि सिर्फ वाटर की बात कर रहा है कि एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, पहले वाटर निकालते हैं, वाटर का 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है, तो एम इंटू एल करो, एम इंटू एल 100 ग्राम, 100 ग्राम तो एम 100 ग्राम है, वाटर का एल कितना होता है, 80 होता है ना, 80 किलो 80 कैलोरी पर ग्राम, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 होगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, 8000 डिवाइड बाई 23, बताओ कितना आएगा वैल्यू, कितना आएगा 40, 4 के आसपास है। 4 आएगा कि 40 आएगा, मोबाइल पे कैलकुलेटर बताओ, बताओ कितना आ रहा है, 30 या अप्रॉक्स आ रहा है। हाँ सर 29, 29.3। 29.3 29.3 आ रहा है। मान लेते हैं, अब देखो ये तो फिलहाल किसी में नहीं है, तो हो सकता है ये तो वाटर का चेंज इन एंट्रोपी है। अब बात करेंगे सराउंडिंग की, सराउंडिंग एंट्रोपी क्या चेंज होगा, तो हीट गिवन तो यही आएगा, 8000 हीट गिवन है, बट उसका टेम्परेचर पता है कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 270 में 50 जोड़ दो, तो आएगा 350 जोड़ो इसमें 50, 300 333 323 ना, 50 जोड़ो 50, ठीक है, ये बताओ कितना आएगा, 8000 अपान 323 कितना आएगा, और ये एंट्रोपी निगेटिव बनेगी क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है ना, 24, कितना 24.7। 24.7, देखो वाटर का टेम्परेचर, वाटर से हीट निकल रहा है तो वाटर की एंट्रोपी डिक्रीज की, अब सराउंडिंग को हीट मिल रहा है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई,
तो नेट कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, तो दोनों को जोड़ दो, इसको इसको जोड़ोगे तो ये नहीं जी, वाटर से हीट कैसे निकल रहा है, पिघल रहा है तो वाटर हीट लेगा ना, वाटर पिघल रहा है मतलब आइस पिघल रहा है तो हीट लेगा, तो ये प्लस बनेगा, हीट लेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा इसलिए वो माइनस बनेगा। सराउंडिंग की एंट्रोपी घट रही है क्योंकि सराउंडिंग से हीट निकल के आइस को मिल रही है, तो आइस की एंट्रोपी बढ़ी और सराउंडिंग की घटी, तो टोटल चेंज क्या आएगा 29.3 माइनस 24.7 कितना आएगा बताओगे? 4.6। 4.6, आंसर प्लस 4.6 होना चाहिए। तो ये सेकेंड पार्ट चलेगा। तो इसमें फर्स्ट दिया है। अरे बकवास दिया। पहली बात, यूनिवर्स की एंट्रोपी केमिस्ट्री में पढ़ोगे कभी घटती नहीं है, एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बस ठीक है। मेरे से एंट्रोपी ले दी है।